नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों देखा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीईटी का सिलेबस जो है वो आपका आने वाला है और ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो है सिलेबस आ चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो पीईटी के लिए जो भी लड़के हैं वो तैयार रहे हैं। अप्रैल या मैक्सिमम मई, इसके ज्यादा पीईटी नहीं जाएगा क्योंकि इनको आगे वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी करानी है। अब एक बार पूरा डिटेल में एक एक चीज को खोल के देख लेते हैं कि क्या वास्तव में इन्होंने चीजें बताई हैं। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि समूह गा की वैकेंसी, सीधी सी बात है कि जो सी ग्रेड की वैकेंसी होती है वो यूपी ट्रिपल एससी कराता है। उसके लिए भाई जो है ये जो यूपी ट्रिपल एससी का जो क्या नाम है 20/11/2020 के अंतर्गत समूह गा की नवीन आवेदन की प्रक्रिया के लिए भाई इन्होंने चेंजिंग करी है। अब हम जो अपना मेन मुद्दा उस पर जाते हैं। उस पे भाई ये है कि अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 19 फरवरी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन के संबंध में। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की परिधि में आने वाली सभी पदों के लिए साफ लिख दिया इन्होंने, सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित करने वाली पीईटी परीक्षा। तो जिसके भी दिमाग में ये है कि पीईटी उस एग्जाम के लिए होगा, उसके लिए नहीं होगा, नहीं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम पीईटी के बिना अब आगे नहीं बढ़ेगा। पीईटी आपका होना है। अब देखिए इसमें सिलेबस देख लेते हैं ध्यान से। प्रश्नों की संख्या 100, पूर्णांक 100, कहने का मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में क्या क्या आएगा भाई? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त, हर्ष, राजपूत। मतलब कहने का यह है इनसे 5 अंक का बनेगा। मतलब एंशियंट हिस्ट्री 5 अंक की आएगी। ठीक, जो प्राचीन भारत है वो 5 अंक का हो गया। उसके बाद चलते हैं आपका सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य। मतलब कहने का यह है कि आप एंशियंट से उठा के और 1757, याद रखिएगा, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद ही ब्रिटिश काल को माना जाता है। 1757 तक का जो इतिहास है उससे 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। फिर ये कह रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब 1757 के बाद से कह लो या फिर 1857 से कह लो। 1857 से लेके 1947 तक का जो काल है वो मेजर काल माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो उससे आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब उसमें कह रहे हैं कि स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी सविनय अवज्ञा, क्रांतिकालीन, मतलब कुल मिला के 1857 से लेके और आपको 1947 तक का इतिहास जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहे हैं कि भाई भूगोल, भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल, इसमें नदियां, भूजल, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ये जो है कंसेप्चुअल बेस्ड पे क्वेश्चन इसमें कम बनेंगे। ठीक, ये भी आपका 5 क्वेश्चनों का और 5 नंबर का आपका जो आएगा। अब इसमें कह रहे हैं भारत में इसको राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल मतलब मैप, जो मैप होते हैं जो उसका आएगा। जलवायु एवं मौसम, जलवायु में ये आ सकता है आपका कि भाई भारत में जो है मानसून किस जगह आता है, किस जगह नहीं आता है, कितनी वर्षा होती है, ये आ सकता है आपका। ठीक है, टाइम जोन आ सकते हैं। ठीक, कि कितने टाइम जोन है, क्या है, कौन सी रेखा, कौन सी जो आपका जो है मिर्जापुर से जो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन निकल रही है वो कितने कितने स्टेटों में होके जाती है। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवास, जनसंख्या मतलब जनगणना आ सकती है, प्रवास आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में भाई ये कह रहे हैं 1947 से 1991 तक का जो भी इतिहास है उसमें हरित क्रांति कब हुई, कौन सा जो है आपका उसमें फसल कौन सी थी। ठीक है, कौन से एरिया में जो है हरित क्रांति को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। फिर है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, किसने चालू किया ऑपरेशन फ्लड, क्या नाम था, कब चालू हुआ, कितने फेज हुए, सारी चीजें। योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना में आपको रट लेना, जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए, जो पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए जो है वो कौन सी ऐसी योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन के लिए हटाने की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये है ही। और संपोषणीय विकास के लिए किस योजना में बात करी गई। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनेंगे, टारगेटेड चीज लेके चलेंगे। पीटी में 80 क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भाई कौन सी समिति ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए कहा, कितनी बैंक राष्ट्रीयकरण हो चुकी हैं, कितनी बैंक जो है उनको प्राइवेट कर दिया गया है, कितनी बैंकें मर्ज हो चुकी हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद कहते हैं 1991 इसमें आर्थिक सुधार, जो मैंने आपको जो यूपीएसआई के लिए पेड बैच में स्टूडेंट्स है मैंने आपको बताया भी है कि एलपीजी करके जो है वो चला था। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन,
ठीक है, कि भाई जो आपका हमारे देश में पहले क्या था, पहले निवेश जो होता था, पहले बाहर से, बाहर एक तरीके से समझ लो कि फाटक बंद थे, हम बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे और बाहर वाले हमारे देश से में नहीं आ सकते थे। ठीक है, मतलब सिर्फ आने का मतलब ये होता है कि व्यापारिक रूप में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी थी, कठिन थी, लोग अपनी फैक्ट्री नहीं खोल पाते थे, तो वो 1991 में जो है खत्म हुई। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला, उसके बाद बोला वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। याद रखिए 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद से अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बदलाव आया है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में, ढांचागत क्षेत्र में, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह बनी, ठीक है, वो श्रम सुधार कौन कौन से हुए, सिलेबस तो बहुत अच्छा बनाया उन्होंने डिटेल। इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब अर्थव्यवस्था से आपके 5 क्वेश्चन है। फिर भारतीय संविधान पूरा आपको पढ़ना है, इससे आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसमें बोलने हैं संविधान की विशेषताएं, राजनीति निरीक्षक, मौलिक अधिकार। देखिए याद रखिएगा कि एक चीज मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, जो ये लिखा है ना, आप इन पे तो जाइए, ये वाले टॉपिक तो करने ही करने हैं, आपको संविधान पूरा लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि आप ये सोच के जाए ये वाले टॉपिक कर लूं मेरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा भुलावे में मत आना। इन्होंने ऊपर को पूरा लिखा है भारतीय संविधान, तो आपको पूरा करके जाना है। अर्थव्यवस्था में भी उन्होंने जो टॉपिक दिए उसके अंतर्गत जो जो चीज आ रही है पूरी करके जानी है। ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखिए कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए आपके। हिस्ट्री के सबसे ज्यादा 10 क्वेश्चन है टोटल, अगर हिस्ट्री लगाओगे 10 क्वेश्चन, फिर ज्योग्राफी के 5, अर्थव्यवस्था के 5 और आपका संविधान के 5। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञान में वही है रसायन, भौतिक, जीव, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। उसके बाद है अंक गणित के आपके 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और 5 नंबर के क्वेश्चन है इसमें 5। इसमें देखिए, इसमें जो जो आपको दे रखा है बस वही टॉपिक आपको करने हैं। ठीक, हिंदी में आपके जो है, देखिए हिंदी भी आपकी 5 क्वेश्चन है और 5 नंबर के होंगे। तो हिंदी है संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, ये जो जो दे रखा है बस आपको यही करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने देखिए यहां भी खेल दिया, लेखा एवं रचना है, सबसे ज्यादा डर लोगों को इसी से लगता है, तो सामान्य हिंदी हो गई। उसके बाद देखिए इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश के हो गए 5 क्वेश्चन। इसमें क्या आएगा, इंग्लिश का व्याकरण आएगा और अपठित गद्यांश आएगा। यहां याद रखिए कि अपठित गद्यांश से 3 क्वेश्चन आएंगे और जो इंग्लिश नॉर्मल जो ग्रामर होगी उससे 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर है लॉजिकल रीजनिंग में क्रम, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, कथन, निष्कर्ष, कथन विश्लेषण वाले, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। समसामयिकी, करंट अफेयर्स से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद सामान्य जागरूकता का मतलब होता है कि ये भी आपका एक तरीके से भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये भी एक तरीके से करंट अफेयर और इंडिया का जो है, जो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपके नृत्य कितने होते हैं, ठीक है, उड़ीसी कहाँ होता है, ठीक, मोहिनी अट्टम कहाँ होता है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको पढ़नी है। इसमें जो जो टॉपिक दिए वो आपको, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सार्क देशों में कौन कौन से आते हैं, देश, राजधानी, मुद्रा आपको याद करनी है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस। एक तरीके से इन्होंने जो ऊपर दिया है ना, उसमें से जो बचा टॉपिक है वो सारे यहाँ डाल दिए हैं। जलवायु परिवर्तन पुरस्कार, ठीक है, अनुसंधान संगठन, भारत एवं विश्व खेल, भारत की कला, भारत पर्यटन स्थल, विश्व संगठन, ये सारी चीजें इन्होंने 10 क्वेश्चन में कर दी हैं। फिर उसके बाद है हिंदी में क्या है, अपठित गद्यांश, मतलब जो एक तरीके से जो पैराग्राफ आता है उसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं वो हैं। ये गद्यांशों की संख्या होगी 2 और 10 नंबर के होंगे ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है भाई, तालिका एवं विश्लेषण। तालिका मतलब डीआई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऐसे बार वाला होता है, ऐसे सर्किल वाला होता है, उसमें बांट देते हैं, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें बोला है 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों के संबंधों प्रश्नों में कठिनाई का स्तर डिफिकल्ट लेवल का होगा। भैया लिख दिया साफ कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक का मतलब होता है कि ये इंग्लिश तक, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये सब के सब डिफिकल्ट लेवल के होंगे, लिखा है साफ। ठीक है, आप इस बुरा भी मत रहना कि आप लूसेंट पढ़ के काम चला लोगे। ठीक, तो देखिए लिखा है डिफिकल्ट लेवल और एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी स्तर का होगा, मतलब जो 10+2 लेवल का जो लेवल जो होता है वो होगा। मतलब आपका पीटी अब सिंपल तो आने नहीं वाला। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए आपको पढ़ना पड़ेगा दिन रात अगर, और इस पीटी में जिसने निकाल लिया तो बस इतना समझ लीजिए पेपर तो उसका जो भी लेखपाल आए, कुछ भी आए, सब उसका निकला पड़ा है।
परीक्षा का जो स्तर जो प्रकार होगा वो वास्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा का पूरा आपका ये। अब इसका मैं डिटेल एक बार स्ट्रेटेजी निकालने वाला हूं। आपके पास मुश्किल से मुश्किल आपके पास 75 दिन है। 75 दिनों में आपको कर लेना जो भी है, बुक्स वगैरह सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। इसको कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही आपको आसानी से। जो लोग यूपीएसआई या फिर किसी भी एग्जाम के लिए नहीं भर सकते या फिर नहीं भर रहे हैं या फिर जिनका मूड नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी में बम्पर भर्ती में पीईटी इन्होंने निकाल दिया, यूपी ट्रिपल एससी ने काम अपना करना शुरू कर दिया। आप ठीक है, तगड़े से लग जाइए, बाकी जो है जीत तो आपकी होनी ही है। धन्यवाद।